हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। जैसा कि आपको पता है कि बजट 2024 आ चुका है और इससे जुड़ी हुई प्रमुख जानकारियां एक एक करके आपके सामने आ रही हैं। अब इसी जानकारी के क्रम में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि सुनने में यह आया है और ऐसा कहा जा रहा है कि आखिर बिहार को और आंध्र प्रदेश को इस बजट में खास तवज्जो दी गई है, यानी कि खास धनराशि दी गई है। कुछ खास इनके लिए प्रयास किया गया है कि इनके लिए कुछ फायदेमंद रहे, लेकिन तुलनात्मक रूप से ज्यादा रहे अन्य राज्यों की तुलना में। तो खबर इसी से जुड़ी हुई है, तो हम देखते हैं कि आखिर खबर क्या है और खबर के साथ साथ फिर हम जानेंगे चर्चा के बिंदु। तो देखिए, खबर, फिर उसके बाद यह चर्चा में क्यों है और इसी से जुड़ी हुई एक योजना है पूर्वोदय योजना। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि बिहार को क्या मिला और उसके बाद आंध्र प्रदेश को क्या मिला, और अंत में एक प्रश्न। तो सबसे पहले देखिए कि खबर क्या है। विपक्ष ने यह बात कही है कि यह बजट इस प्रकार का बजट है कि इसको हम कह सकते हैं कुर्सी बचाओ बजट, क्योंकि इस बार एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में जो प्रमुख सहयोगी दल हैं उसमें एक बिहार की सरकार यानी कि जेडीयू है, और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश की सरकार में जो प्रमुख पार्टी है यानी कि आंध्र प्रदेश की प्रमुख पार्टी तेलुगु देशम पार्टी। तो ये दोनों एनडीए की प्रमुख सहयोगी पार्टी हैं और उन्हीं की वजह से सरकार बन पाई है। तो ऐसे में विपक्ष का कहना है कि इसी वजह से जो केंद्र की सरकार है उसने अपने बजट में इन दो राज्यों को खास रूप से तवज्जो दी है। तो तवज्जो देने की वजह यही थी, इसी वजह से यह खबर चर्चा में है। विपक्ष ने इस बात को ज्यादा हाईलाइट भी किया है। हम यह जानेंगे क्या आखिर बजट में ऐसा कुछ है, और अगर है तो परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे हमें यह पता चल सके कि आखिरकार बिहार को या आंध्र प्रदेश को क्या क्या मिला है। हम यह भी जानेंगे कि पूर्वोदय योजना जो बजट में चर्चा में रही है आखिर है क्या। तो देखिए, शुरुआत यहीं से करते हैं। शुरुआत में यह बात समझ लीजिए कि बजट में यह कहा गया था कि विकसित भारत के लक्ष्य को दिमाग में रख करके बजट तैयार किया गया है। अब यहां पे समझिए बात को कि विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में अगर हम रखते बजट बनाते हैं तो उसमें भारत के सभी क्षेत्रों में विकास की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। तो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है जिसे पूर्वी भारत कहते हैं, वहां पर विकास को बेहतर करने के लिए, विकास में गति लाने के लिए पूर्वोदय योजना शुरू करने की सरकार ने बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम मानव संसाधन विकास पर वहां पर ध्यान देंगे, वहां की अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम ध्यान देंगे। फिर उसके बाद कहा है कि आर्थिक अवसरों का हम सृजन करेंगे। ना सिर्फ रोजगार की बात यहाँ पे है बल्कि उद्योगों का विस्तार हो सके और यहाँ पर ऐसे अवसर आ सकें जिससे लोग अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकें। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर यह विकास होगा तो यह किस प्रकार का विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा। लेकिन यह 5 कौन से राज्य हैं ये समझ लीजिए, क्योंकि पूर्वोदय योजना में 5 राज्य हैं। तो उनमें बिहार है, आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, झारखंड के अलावा यहाँ पे पश्चिम बंगाल है और ओडिशा है। तो इन 5 राज्यों के लिए तो पूर्वोदय योजना है ही जो यहाँ पे विकास के लिए खास रूप से कार्य करेगी। इस योजना को विस्तार से सरकार आगे चल के भी बताएगी, अभी पूरी जानकारी इस पर नहीं आई है। लेकिन हमें यह जानना है कि बजट में आखिर बिहार को क्या मिला है। तो शुरुआत एक एक करके करते हैं तथ्यों के साथ। देखिए कि विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर के निर्माण करने की बात कही गई है। जैसे बनारस में और उज्जैन में हम देखते हैं तो जिस प्रकार से मंदिरों के लिए कॉरिडोर है, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, उसी तरह से उज्जैन में भी कॉरिडोर है। तो उससे क्या होगा कि जो पर्यटक हैं उनके लिए वहां पर आसानी हो जाएगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहां की अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी और लोगों को दर्शन करने में भी आसानी होगी। तो यहां पर हम देखें तो गया में ही विष्णुपद मंदिर है और गया में ही बिहार में महाबोधि मंदिर है। विष्णुपद मंदिर का संबंध भगवान विष्णु से है। भगवान विष्णु के अस्त्रों का प्रतीक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और महाबोधि मंदिर की बात करें तो बोधगया में यह महाबोधि मंदिर जो है, कहा जाता है कि यहीं पर फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें जो हुई थी वह बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। तो बोधि का मतलब है ज्ञान और वृक्ष का मतलब है पेड़। तो ज्ञान का पेड़ पीपल का पेड़ था जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। तो अब देखिए कि एक तरफ वहां पर गया में क्या हो रहा है, कॉरिडोर के निर्माण की बात हो रही है, और दूसरी तरफ गया में औद्योगिक केंद्र की स्थापना की बात हो रही है कि वहां पर औद्योगिक केंद्र का अगर विकास होगा तो उद्योग स्थापित होंगे, नए उद्योगों की स्थापना होगी, साथ में नए लोगों को यानी कि अतिरिक्त रोजगार वहां पे बनेंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि एक तरफ हम सांस्कृतिक रूप से जो प्राचीन केंद्र हैं ये, और उसके साथ साथ हम देखें तो आधुनिक आर्थिक केंद्र के रूप में भी इसे हम उस क्षेत्र को विकसित कर रहे हैं। तो गया इसका एक बड़ा उदाहरण है
इसी आधार पर बजट में क्या कहा गया है कि विकास भी और विरासत भी। अब यहां पर बात नहीं रुकती है, अभी कुछ और जानकारी है, जैसे 2600 करोड़ की लागत पर कुछ चीजें तैयार की जाएंगी बिहार में, जिसमें से प्रमुख है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, इसके अलावा बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया वैशाली राजगीर दरभंगा सड़क जोड़ो परियोजना, इसके अलावा बक्सर में 2 लेन वाला पुल बनेगा। बक्सर में 2 लेन वाला पुल किस नदी के ऊपर बनेगा? गंगा नदी के ऊपर। बात यहां भी नहीं रुक रही है, अगर बात देखा जाए तो भागलपुर में परपैती में 2400 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित करने में केंद्र मदद करेगा। उसके अलावा हवाई अड्डों की बात की जाए, मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, खेल अवसंरचना यानी कि स्टेडियम या उससे जुड़ी हुई सुविधाओं की बात की जाए तो उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि राजगीर में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। राजगीर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, हिंदू धर्म के लिए भी, बौद्ध धर्म के लिए भी और जैन धर्म के लिए भी। बौद्ध धर्म की पहली संगीति यहीं पे हुई थी। मगध साम्राज्य की एक समय पर प्राचीन काल में राजधानी थी और यहां पर जो गौतम बुद्ध है कई वर्षों तक यहां रहे थे। अब जैन धर्म के 20वें जो तीर्थंकर की बात करें, मुनि श्रुवत, उन्होंने भी इस स्थान पर काफी समय बिताया है। जैन और हिंदू धर्म से भी ये संबंधित रहा है, तो इस हिसाब से हम देखें तो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए तो काफी कुछ देखने को मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में बजट में यह प्रावधान किया गया है। नालंदा का पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकास किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन काल में था और वहां का जो क्षेत्र था जिसकी ख्याति थी, उसी तर्ज पर आगे चलकर हम आज आधुनिक काल में देखते हैं तो एक आधुनिक विश्वविद्यालय भी यहाँ पर तैयार किया गया है और अब इसी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को पर्यटन केंद्र के रूप में विकास देने की बात की जा रही है। इसके अलावा देखा जाए तो बाढ़ से निपटने के लिए, क्योंकि बिहार में हर साल बाढ़ की संभावना बनी ही रहती है, तो 11,500 करोड़ रुपए सरकार देगी, यानी कि केंद्र सरकार देगी बिहार की सरकार को, यानी कि इतनी आर्थिक सहायता देगी जिससे बिहार अपने आप को बाढ़ की स्थिति से संभाल सके। उसके बाद करें आंध्र प्रदेश को क्या मिला, तो आंध्र प्रदेश के पास वर्तमान में देखें तो कोई राजधानी नहीं, क्योंकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के आधार पर यह बात सामने आई थी कि जो राजधानी होगी वो अगले 10 वर्ष के लिए जो नया राज्य बनेगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के लिए कॉमन होगी, तो वह हैदराबाद थी, लेकिन 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो आज की डेट में हैदराबाद राजधानी तेलंगाना की है, लेकिन आंध्र प्रदेश के पास कोई राजधानी नहीं है। तो उस राजधानी के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कहा है कि वह 15,000 करोड़ रुपए देगी राजधानी के विकास के लिए, यानी कि राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए। और ना सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए देगी सरकार, बल्कि साथ में जब जरूरत पड़ेगी तो बाद में और भी पैसे दिए जाएंगे। शुरुआत में यानी कि इस साल के बजट में 15,000 दिए जा रहे हैं। तो फिलहाल की जानकारी यही है कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी हो सकती है वह अमरावती हो सकती है, उसी का विकास किया जाएगा। साथ में पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए भी वित्त पोषण केंद्र सरकार करेगी। पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। तो गोदावरी नदी जो है, आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा जिस नदी को कहा जाता है वह गोदावरी नदी है और पोलावरम सिंचाई परियोजना इसी नदी से संबंधित है। तो यह सिंचाई परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुउद्देशीय परियोजना है, इस वजह से और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका वित्त पोषण केंद्र सरकार ही करती है। तो देखा जाए तो दोनों ही राज्यों को जो भी बजट में प्रमुख चीजें मिली थी वह सारी हमने कवर कर ली है। क्योंकि यह चर्चा में था, इस वजह से हमें पता होना जरूरी है कि आखिर क्या क्या था जो बिहार को और आंध्र प्रदेश को मिला है। अब एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। पूर्वोदय योजना का संबंध कितने राज्यों से है? 5, 6, 7 या 9? अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आसानी से इस सवाल का जवाब दे देंगे। तो जवाब दीजिए, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं, कमेंट करते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।